जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो थर्ड लेक्चर है इस वीक का, लास्ट लेक्चर, और इस चैप्टर जो हमने एंजाइम चैप्टर शुरू किया हुआ है, इसका ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ। पीछे हमने अब तक क्या कुछ पढ़ा है। हमने एंजाइम वाला चैप्टर जो है वो चैप्टर 6 बेसिकली वो शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन वो हमने पढ़ा, एंजाइम मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने पढ़ा, और इसके साथ हमने जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस किए, और फिर यूजेस ऑफ एंजाइम इस चैप्टर के अंदर हमने वो देखा। और फिर अपने सेकंड लेक्चर के अंदर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम एक्टिविटी, जिसमें हमने टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इन फैक्टर्स को डिस्कस किया कि किस तरीके से ये एंजाइम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर। तो इस तरीके से इस कंटिन्यूटी के अंदर हमारा ये लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी इस चैप्टर के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम्स काम किस तरीके से करते हैं, उनका जो मैकेनिज्म है एक्शन का वो क्या है, तरीकाकार क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जब भी कोई भी एंजाइम अटैच होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, या कोई भी सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ अटैच होता है, यहाँ पे याद रखना है कि एंजाइम पूरे का पूरा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता उस एक्टिविटी के अंदर, बल्कि एंजाइम का एक स्पेसिफिक रीजन होती है, एक जगह होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, वो बेसिकली इन्वॉल्व होती है। तो इस बात को अगर मैं यूं कहूं कि जब कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, या सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, तो ये जो अटैचमेंट है ये टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देती है। यानी जब कोई भी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ तो वो बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये इस डायग्राम के अंदर देखें, मिसाल के तौर पर ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हो गया। अब कंडीशन ये बन गई कि ये एंजाइम है और इसके साथ ये सबस्ट्रेट अटैच हुआ हुआ है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट। तो जो शुरू में होता है कि एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, और ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है, कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट इसमें प्रोडक्ट के अंदर, ये प्रोडक्ट अब अलहदा हो गया है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट अलहदा चला गया और एंजाइम वापस अपने अलहदा हो गया। सो द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज। तो ये जो कंडीशन थी जिसके अंदर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, यानी ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच था, अब क्या हुआ कि वो सबस्ट्रेट तो बन गया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बन के अलहदा हो गई। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एंजाइम अलहदा हो जाता है और प्रोडक्ट अलहदा हो जाता है। तो ये एक सिंपल फिनोमेना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का। अब इसको अगर मैं इक्वेशन के अंदर जैसे ये डायग्राम के अंदर आपको बताया, ये अगर हम इक्वेशन की, ये एंजाइम है प्लस ये सबस्ट्रेट है, तो ये एरो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम अलहदा हो जाएगा और प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगा। ये इस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये जो बेसिकली मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का, इसको एक्सप्लेन किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने। तो इसके अंदर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो सबसे पहले एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था एमल फिशर। तो उसने अपना एक मॉडल पेश किया जिसे लॉक एंड की मॉडल कहते हैं, जो इस एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हम इसका ये जो मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, जो कि प्रपोज किया था जर्मन केमिस्ट एमल फिशर ने, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसको एक्सप्लेन एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक जर्मन केमिस्ट था, दैट नेम वाज एमल फिशर। In 1894 proposed the lock and key model,
यानी इसने अपना एक मॉडल पेश किया जिसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, जो बेसिकली इस एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, both enzymes and substrate possess a specific shape that fit exactly into one another। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है। इस मॉडल के मुताबिक वो ये कह रहा है कि ये जो एंजाइम है इसकी जो एक्टिव साइट की शेप है और प्लस ये जो सबस्ट्रेट है इसकी शेप है, ये दोनों एक जैसी होना बहुत ज़रूरी है। यानी इस एक्टिव साइट के अंदर वही शेप सबस्ट्रेट आएगा जिसकी शेप इसके साथ एग्जैक्टली 100% मैच होती है। अगर इस सबस्ट्रेट के अंदर थोड़ी सी भी कोई चेंज होगी तो वो इस एक्टिव साइट के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकेगी। ठीक है, यानी इसको वो उसने इस तरह एक्सप्लेन किया कि जैसे एक ताले को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, अगर आप उस जैसी बहुत सारी चाबियां उस ताले के अंदर लगाएंगे तो ताला उससे ओपन नहीं हो सकेगा, जबकि वो जो स्पेसिफिक की आप उसके अंदर इंसर्ट करोगे तो उससे लॉक ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस बात को ये इस तरीके से रिजेंबल कर रहा है कि ये जो एंजाइम है और इसकी जो एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट, दे आर फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, यानी इनकी शेप एक दूसरे से 100% मैच करती है और ये इसके अंदर फिट हो जाता है और तब ये फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ये प्रोडक्ट बना के इसको अलग-अलग कर देता है। सो दिस मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो ये जो मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, ये एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है उसको एक्सप्लेन करता है। इसके बाद बच्चों एक और मॉडल था जिसको हम नाम देते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। ये जो इंड्यूस फिट मॉडल था इसको 1958 के अंदर एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था दैट नेम वाज डैनियल कॉशलैंड, उसने ये प्रपोज किया और उसने बेसिकली ये लॉकन की जो मॉडल था उसको मॉडिफाइड किया, उसके अंदर थोड़ी सी उसको उसके अंदर चीज़ें ऐड की और बेसिकली ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है इसको मोर एक्सेप्टेबल मॉडल समझा जाता है एज कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल के। ठीक है, यानी ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी, ये जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था डैनियल कॉशलिन, इसने बेसिकली लॉक एंड की मॉडल को ही मॉडिफाइड करके अपना ये मॉडल प्रपोज किया था जिसका नाम था इंड्यूस फिट मॉडल। अब इस मॉडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड। इसके मुताबिक ये जो एक्टिव साइट है ये इतनी रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती कि बिल्कुल इसमें कोई किसी किस्म की जरा से भी चेंज ना आए। ठीक है, बल्कि इसके मुताबिक ये जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट को सामने रखते हुए थोड़ी बहुत अपनी शेप के अंदर चेंज ला सकती है। स्ट्रक्चर रादर इज मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। यानी इसको डायग्राम के जरिए अगर हम देखें तो फर्ज करो ये एक्टिव साइट है, ये अब सबस्ट्रेट है। अब ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के अंदर। तो इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक अब क्या होगा कि एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट को सामने रखते हुए अपनी शेप के अंदर थोड़ी सी चेंज ले आती है ताकि वो सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट हो सके, जबकि लॉक एंड की वाला कहता था कि नहीं ये बिल्कुल रिजिड है, कोई चेंज नहीं आती। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक इसमें थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है और फिर ये सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट हो जाता है और इस तरीके से ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फिर वही एंजाइम अलहदा हो जाता है और प्रोडक्ट बन के अलहदा हो जाती है। तो ये जो मॉडल था इंड्यूस फिट मॉडल, इसके मुताबिक ये है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो इतनी रिजिड नहीं होती बल्कि वो अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट अपनी शेप में थोड़ी सी चेंज ला सकती है। इस मॉडल को हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। तो ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल के। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये दो मॉडल्स जो हैं जो कि एंजाइम मैकेनिज्म एक्शन जो है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसको एक्सप्लेन करते हैं और ये दोनों मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर इम्तिहान में अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है एंजाइम वाले चैप्टर में से तो इसमें से इन मॉडल में से पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है लॉक एंड की मॉडल का, या इनको अलग-अलग से पूछा जा सकता है कि लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया, इंड्यूस फिट मॉडल किसने प्रपोज किया, या इसको एक्सप्लेन करें। तो दीज आर द टू मॉडल्स व्हिच एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारा जो आखिरी एक क्वेश्चन है इस चैप्टर के हवाले से वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। डिस्क्राइब द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स।
जैसा कि हमें पता है कि नंबर ऑफ नॉन एंजाइम्स, देयर आर ओवर 2000 नॉन एंजाइम्स, ईच ऑफ विच इज इन्वॉल्वड इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन. एंजाइम आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. यानी हमारी बॉडी के अंदर ये अब तक तकरीबन 2000 से ज़ायद जो है वो एंजाइम्स के बारे में अब तक पता है साइंटिस्ट को. और हर एंजाइम जो है ईच ऑफ विच इज इन्वॉल्वड इन इट्स वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन. हर एंजाइम एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को ही कैटलाइज करता है. ठीक है, मतलब ये नहीं है कि ये एक एंजाइम इन 2000 रिएक्शंस को या 2000 रिएक्शंस जो हैं वो इन सारे एंजाइम्स को एक ही जगह पे हो जाएंगे. नहीं, हर 2000 एंजाइम है तो हर एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही अलाउ करेगा एज ए कैटलिस्ट के तौर पर. सो एंजाइम आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. तो जैसे कि अभी हमने अभी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर जो लॉक एंड की मॉडल या इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा, तो उसके अंदर भी हमने पढ़ा कि एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट. हाँ, थोड़ी बहुत तो शेप में चेंज आ सकती है, लेकिन बिल्कुल जो है वो अगर कोई डिफरेंट है तो वो उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता. अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एग्जांपल ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी. अब मिसाल के तौर पर एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज एंजाइम. अब ये जो प्रोटीएज एंजाइम है, इसका काम है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन करता है इन प्रोटीन्स. विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च. अब यानी प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होगा, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता. इसी तरह स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसे एमाइलेज कहते हैं. तो एमाइलेज जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. सिमिलरली एक और एंजाइम है लिपेज. ये एंजाइम सिर्फ लिपिड्स पे एक्ट करता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, उसको फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. तो लिपेज एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. ठीक है ना. तो ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 एंजाइम्स के नाम बताए जो कि उसकी जो स्पेसिफिसिटी है उसको शो कर रहे हैं. यानी प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, एमाइलेज जो है वो स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा, जबकि लिपेज जो है वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा. तो दिस इज अबाउट द एग्जांपल ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी. अच्छा, अब अगर इसी की कंटिन्यूटी में हम देखें कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, यानी स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम इज डिटरमिन्ड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट. अब ये कैसे आप डिटरमिन करेंगे कि ये एंजाइम स्पेसिफिक है इस रिएक्शन के लिए, इस सबस्ट्रेट के लिए, ये वाला एंजाइम इस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है. तो ये जो स्पेसिफिसिटी है इसको डिटरमिन करने के लिए हमें उस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके बारे में जानना जरूरी है. तो यानी सादा लफ्जों में क्या हुआ कि एक्टिव साइट बेसिकली डिटरमिन करेगी कि कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट को बाइंड करके रिएक्शन करवा सकता है. एक्टिव साइट पोजेसेस स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप. हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी एक मखसूस स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप होती है दैट फिट विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. और वो शेप इतनी स्पेसिफिक होती है कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही जाके फिट हो सकता है. जैसे कि इस फिगर के अंदर हम मुख्तलिफ एंजाइम्स की मुख्तलिफ जो सबस्ट्रेट्स की जो मुख्तलिफ शेप है और उसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एंजाइम है उसकी ज्योमेट्रिक शेप जो है वो ये है. तो ये 3 सबस्ट्रेट है हमारे पास, सबस्ट्रेट 1, 2 और 3. तो आप देखें कि अब अगर हम इसमें देखें इस एक्टिव साइट की शेप को सामने रखते हुए, तो इसमें से सबस्ट्रेट 1 आप देखें, इसकी शेप देखें और इस एक्टिव साइट की शेप देखें तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है. तो डेफिनेटली सबस्ट्रेट 1 इसमें अटैच नहीं हो सकता. इसी तरह सबस्ट्रेट 2 देखें, उसकी शेप और एक्टिव साइट की शेप ये भी बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है, ये भी इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता. जबकि अलबत्ता सबस्ट्रेट 3 जो है इसकी शेप और एक्टिव साइट की ज्योमेट्रिक शेप वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आ रही है. तो सबस्ट्रेट 3 जो है वो इसके अंदर आसानी से फिट हो जाएगा और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसके बाद वो रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगी, एंजाइम अलहदा हो जाएंगे. तो कहने का मकसद क्या हुआ कि एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी है उसको कौन डिटरमिन करेगा, उसको डिटरमिन करेगा ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट की जो शेप है ये डिटरमिन करेगी कि अकॉर्डिंग टू दिस शेप कौन सा सबस्ट्रेट इसके अंदर आके अटैच हो सकता है. हो गया. तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, के एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है उसको किस तरीके से डिटरमिन किया जा सकता है.
इसके साथ स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर था एंजाइम, छठा चैप्टर, ये हमने मुकम्मल कर लिया। इस वीक के लेक्चर्स हमारे मुकम्मल हो गए। अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो हम बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर 7 जो है वो शुरू करेंगे। और ये जो एंजाइम वाला चैप्टर, इसको आपकी जो यूट्यूब चैनल है कॉलेज का, उसके अंदर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। इसको आपने डिटेल के साथ इस चैप्टर के लेक्चर्स को सुनना है, पढ़ना है, बुक से भी पढ़ना है आपने, और जो मैंने आपको ये बताया इसको भी सुनना है, पढ़ना है, याद करना है। और फिर जब हमारी वेडनेसडे और थर्सडे को जूम क्लास होगी तो उस पे फिर हम इस चैप्टर की डिस्कशन करेंगे, उसके आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे, और मज़ीद अगर कोई चीज़ आपने समझनी हो इसमें तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हमारा ये जो एंजाइम वाला चैप्टर है मुकम्मल हो गया। इसके अंदर फिर वो अगर इसकी हम बात करें इसके एमसीक्यूज़ की, या आपको मैंने एक्टिविटी में दिया हुआ है कि इसके एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। तो ये सारे इसके एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इसको भी हम अपनी जूम क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, लेकिन मिसाल के तौर पर जैसे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल केमिकल रिएक्शन टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स बिगिन टू द रिएक्शंस, ठीक है ना। फिर एक्टिव साइड क्या होती है कि स्मॉल पोर्शन एंजाइम्स के अंदर जहाँ पे ये सबस्ट्रेट आके बाइंड होते हैं, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम एक्टिव साइड कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ के अंदर चीज़ें आती हैं, इनको भी आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। और इसमें भी अगर आप कोई चीज़ आपने पूछनी हुई तो हम जो अपनी जूम क्लास होगी वेडनेसडे और थर्सडे को 10:30 बजे, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा इस वीक के लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो गए, और हमने ये चैप्टर 6 था एंजाइम, उसको मुकम्मल कर लिया। आई होप कि आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इसको याद भी करेंगे, और फिर इसके हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम अपनी जूम जो ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।